दर्शकों नमस्कार। ग्वालियर डायरी के इस अंक में मैं अमित श्रीवास्तव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कहते हैं आयुर्वेद का महत्व गुण से भरे गुणकार व्यक्ति की तरह होता है। आयुर्वेद का समाज में क्या महत्व है और हमारे जीवन में आयुर्वेद कितना महत्वपूर्ण है, इस सब के बारे में जानने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम है डॉक्टर प्रदीप घोड़के जी, जिनसे हम जानेंगे कि आयुर्वेद के द्वारा हम कौन कौन सी बीमारियों को दूर कर सकते हैं और समाज में इसका क्या महत्व है। सबसे पहले प्रदीप जी, आपका दूरदर्शन में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद अमित जी। प्रदीप जी, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद को कहते हैं कि समाज का एक पहलू है, समाज का ये एक अंग है, तो आयुर्वेद कहाँ तक समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और आयुर्वेद के माध्यम से हम किस तरह इसको समाज की जो बीमारियां हैं उनको दूर कर सकते हैं? देखिए, सुबह से शाम तक हम जो खाना खाते हैं या उठते हैं बैठते हैं, इन सब का महत्व जो है आयुर्वेद में ही है। बीमारियों का इलाज तो हर पेथी में है, परंतु बीमारियों से बचने का उपाय मात्र आयुर्वेद बताता है। कारण आयुर्वेद की जो परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ, आयु कामय माने न धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशेषु विधेय परमाधरा। आयु का वर्णन जिस शास्त्र में किया गया है वो आयुर्वेद है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, जीवन चक्र, ये संपूर्ण ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, इन सभी का वर्णन सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद में ही किया गया है। कारण आयुर्वेद एक उपवेद है, वेद के अंदर सब बताया गया है। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि कद्दू की सब्जी में किस चीज का छोंक लगना चाहिए, उड़द की दाल में किस चीज का छोंक लगना चाहिए, तोरई में किस चीज का छोंक लगना चाहिए, इस बात की जानकारी हमारे पूर्वजों को तो थी, हमारे माँ को और आने वाली पीढ़ी को, हाँ आने वाली पीढ़ी को भले ध्यान हो नहीं हो, मैं नहीं जानता, लेकिन हमारी बाप दादाओं को इन सब चीजों को ध्यान था। जैसे कद्दू की वात शामक प्रकृति को समाप्त करने के लिए मेथी का छोंक लगाया जाता था। इसी प्रकार तोरई को उसकी जो वायु न बढ़ाए इसके लिए उसमें अदरक डाला जाता था। अदरक दीपन और पाचन दोनों का काम करता है। इसी दृष्टिकोण से उनको इस बात का मालूम था कि मांसज भोजन के दृष्टिकोण के हिसाब से उड़द की दाल खाई जाती है। उड़द की दाल को पचाने के लिए लहसुन का उसमें छोंक लगता है। तो ये सब आयुर्वेद ही है। ब्राह्म मुहूर्त के ऊपर उठना, कौन सा व्यायाम करना, किस ऋतु में क्या खाना, ऐसा नहीं कि नॉनवेज का आपको बता दिया उन्होंने कि मई जून में खाइए, ऐसा कभी नहीं है। ऋतुचर्या और ऋतुओं के हिसाब से खान, उम्र के हिसाब से खान पान आदि का संपूर्ण वर्णन हमारे जितने भी मसाले हैं जिनके अंदर हल्दी डलती है, आज हल्दी को लोगों ने पेटेंट कर लिया, नीम को पेटेंट कर लिया, लेकिन हमारे नीम की दातून का उल्लेख शुरू से है। विटामिन डी की डिफिशिएंसी होती है तो आपने कभी भी देखा होगा कि कोई सी भी माता तो कहना बेकार है, दादी पे चले अपन, बच्चे को उल्टा अपने टांगों के ऊपर डालकर उसके स्पाइन के ऊपर जो है तेल की मालिश किया करती थी और सूर्य की रोशनी दिखाया करती थी, जिससे कि विटामिन डी की डिफिशिएंसी नहीं होती थी। उन लोगों को इस बात की भले ही विटामिन डी की जानकारी नहीं हो, परंतु ये मालूम था कि ऐसा करने से हमारा बच्चा स्वस्थ रहेगा। आज की तो फ्लैट की वो कल्चर आ चुका है, न धूप है, न दादी है, न दादी को कोई साथ में रखना चाहता है। इस दृष्टिकोण से आज की पीढ़ी के अंदर जब भी हम टेस्ट कराते हैं तो विटामिन डी की डिफिशिएंसी, विटामिन बी12 की डिफिशिएंसी, आयरन की डिफिशिएंसी, लोहे की कढ़ाई के अंदर आयरन पहुंच जाता है। माइक्रोस के अंदर जो है पीतल के हंडे, तांबे के हंडे, जिंक जो कलाई होती थी तो उसके अंदर जो लेड धातु पहुंच जाती थी। तो हमारी जो चिकित्सा प्रणाली है त्रिदोष के ऊपर आधारित है और तीनों दोषों को ट्रेस एलिमेंट्स के द्वारा उसको बैलेंस किया जाता है। यही आयुर्वेद का महत्व है। सुबह से उठने से लेके और रात को सोने तक, और जितने भी आश्रम 25-25 साल के जो बताए गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम एवं संन्यास आश्रम, ये आयुर्वेद है और इसका यही एक समाज के अंदर महत्व है। और जैसे जैसे इसका महत्व खत्म होते जाएगा
वैसे वैसे लोग परेशान होते चले जाएंगे। कारण केमिकली जो मेडिसिन आप खा रहे हो उसका कहीं ना कहीं तो इफेक्ट है, तो साइड इफेक्ट जरूर है जी। और हर दवाई का साइड इफेक्ट होता है। मैं ये नहीं कह रहा आयुर्वेद का नहीं होता, आयुर्वेद का भी होता है, लेकिन उत्तम वैद्य के मार्गदर्शन में लिया हुआ ट्रीटमेंट हमेशा सफल रहता है। यही क्या- इसका उपयोग है जी। क्या यही कारण है जिसकी वजह से आयुर्वेदिक डॉक्टर को डॉक्टर ना कह के आयुर्वेदाचार्य कहा जाता है, उनको डॉक्टर की संज्ञा नहीं दी जाती? इसका क्या यही कारण है? देखिए, बहुत सिंपल प्रश्न है ये। वेदम जानाति वैद्या, जो आदमी आयुर्वेद के संबंध में या आयुर्वेदिक के बारे में जानता है वो वैद्य है। डॉक्टर तो कोई भी हो सकता है, आरएमपी हो सकता है, पीएचडी हो सकता है, और डॉक्टर लिखने के लिए हिंदुस्तान के अंदर जब तक डॉक्टरेट की डिग्री नहीं हो तब तक डॉक्टर लिखने का अधिकार नहीं है। नाइदर बीएमएस कैन राइट दिस नॉर एमबीबीएस कैन राइट इट। आपके अंदर अगर मास्टर डिग्री है, डॉक्टर अगर अवार्ड हुई है तो ही आप डॉक्टर लिख सकते हो। इसी तरह सर हम आपसे एक भी जानना चाहेंगे कि जैसा कि हम देखने में आता है कि प्रसूति ज्वर यानी जापे का बुखार, ये क्या होता है और आयुर्वेद के माध्यम से इसे किस तरह दूर कर सकते हैं, और आयुर्वेद में जापे के बुखार के लिए क्या यहाँ की आपकी दवाइयाँ या किस तरह की आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट रहता है जिससे कि हम जापे में जो बुखार आता है महिलाओं को अधिकतर उसे दूर कर सकते हैं? देखिए, जापा ये शब्द बहुत ही मतलब प्रचलित शब्द है गांव वालों के अंदर। इसको आयुर्वेद बोलते हैं प्रसूत। डिलीवरी के बाद 40 से लेके 45 दिन तक जब तक महिला को दोबारा पीरियड नहीं आता, उस पीरियड को प्रसूता के नाम से जाना जाता है। मतलब जिसका डिलीवरी हुआ है जी, और वो जो 40-45 दिन है उसके अंदर अगर कहीं गर्भाशय के अंदर किसी कारणवश अगर संक्रमण हो गया है, संक्रमण मतलब तो इन्फेक्शन, और उसके वजह से जो बुखार आया हुआ है उसको अपन बोलते हैं प्रसूत ज्वर। और प्रसूत ज्वर के लिए प्रसूतिका को पहले बंद कमरे में रखते थे, उसको कान में हवा न लगे, ये सारी चीजें की जाती थी जिससे कि संक्रमित व्यक्ति भी, जैसे डिलीवरी जिस महिला की होती थी तो उसका रूम अलग होता था, उसके अंदर जाने के लिए किसी को अलाउ भी नहीं होता था। अब संक्रमण तो क्यों इसीलिए हो रहा है, तो प्रसूत ज्वर जो हो जाता है उसके लिए जो है ट्रीटमेंट है, और हर पैथी में ट्रीटमेंट है इन्फेक्शन का तो, लेकिन आयुर्वेद के अंदर जो है ना स्पेशली इसका जो ट्रीटमेंट है, एक दवा आती है प्रताप लंकेश्वर रस, जो स्पेशली इसी के लिए बनाया हुआ है जी। इसी तरह सर हम एक चीज़ और आजकल बहुत देखने में आ रही है, अधिकतर देखते हैं कि पहले गठिया बाह जो होता था वो एक उम्र के साथ, एक 50 या 60 साल की उम्र जब हो जाती थी तो बुजुर्गों को अधिकतर सुनने में आता था कि उनको गठिया हो गया है या हाथ में दर्द हो रहा है या पैर में। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि यंग पीढ़ी जो है, आज की यंग जनरेशन है, आज की जो नई महिलाएं हैं, आज के युग के जो पुरुष हैं, वो भी इस चीज़ की शिकायत करने लगे हैं कि हमें गठिया हो गया है, बाह हो गया है, दर्द हो रहा है। तो क्या कारण है कि आज की युवा पीढ़ी इतने जल्दी इन रोगों से ग्रसित हो रही है जो एक उम्र के बाद हुआ करती थी, और आयुर्वेद के द्वारा इन्हें हम किस तरह दूर कर सकते हैं? देखिए, गठिया वाय अगर उम्र के 40 साल के बाद हुई है तो इसका मतलब है कि डिजनरेशन और साइनोवियल फ्लूइड की कमी के कारण हो रही है। अगर जल्दी हो रही है तो इसका मतलब यह है कि वो कैल्शियम डिफिशियंसी की वजह से हो रही है। आजकल के खान पान में बर्गर और पिज्जा के चक्कर में व्यक्तियों को कुछ भी नहीं मिल रहा जी, न तो असली दूध मिल रहा। कैल्शियम डिफिशियंसी रिकेट्स के पेशेंट्स जिस हिसाब से ग्रोथ कर रहे हैं, तो इस तरह की जो बीमारियां हैं, और दूसरी बात कॉन्स्टिपेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर फॉर दिस डिसीजेज। जिसका भी पेट साफ नहीं रहेगा, आयुर्वेद बोलता है सबसे पहले अगर पेट साफ है जी, तो आपको इन सब चीज़ों से, गाउट, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, इनसे बहुत मुक्ति मिलती है। जैसे भी पेशेंट कभी आता है रोमेटॉइड आर्थराइटिस का, और अगर उसको पेट साफ हो जाता है तो कहता है दर्द में आज आराम है। तो पेट का और इनका बहुत बड़ा संबंध है जी। और कैल्शियम डिफिशियंसी से होने के लिए, या अनुवांशिक अगर किसी के घर में गठिया बाई की शिकायत है तो एक बात अलग हो गई, कारण अनुवांशिक डिसीज मानते हैं हम लोग, दादा को हो, परदादा को हो, जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी बोलते हैं इसको। पर बेसिकली ये साइनोवियल फ्लूइड की कमी और कैल्शियम की डिफिशियंसी से होने वाला रोग है।
इसी तरह सर आजकल हम देख रहे हैं कि जब से कोरोना आया है और उसके बाद से आजकल जो बच्चों की पढ़ाई हो गई है वो लैपटॉप हुआ, मोबाइल हुए, कंप्यूटर्स हुए और सिटिंग की वर्किंग कुछ ज़्यादा ही पहले से ज़्यादा बढ़ गई है और सिटिंग वर्किंग भी ज़्यादा हो गई है और लोगों को कई बार लंबे लंबे टूर करने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से सर्वाइकल की प्रॉब्लम, जो कि एक आम तौर पे कभी सर्वाइकल शब्द हम लोग सुनते नहीं थे, लेकिन अब हम ये सुनने में आता है कि हम बहुत देर से गर्दन झुकाए हुए हैं या हम एक साइड से देख रहे हैं या एक रनिंग में लंबे सफ़र कर रहे हैं, तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम बहुत अधिक देखने को मिल रही है। तो आयुर्वेद के माध्यम से हम सर्वाइकल को कैसे दूर कर सकते हैं और इसमें किस तरह हम कमी ला सकते हैं, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस जो डिसीज होती है, इसको आयुर्वेद में कशेरुकागत वात कहते हैं। कशेरुका मतलब वर्टिब्रास। वर्टिब्रास का जो अनुपान में थोड़ी सी भी चेंजेस अगर आ जाए, इसको मैकेनिकल डिसऑर्डर्स बोलते हैं, तो क्या है कि जैसे थोड़ी सी चेंज आ जाए उसके बनावट में, तो नसें दबती हैं। नसें दबती तो इनसफिशिएंट सप्लाई पर्टिकुलर चीज़ को पहुंचती है। दूसरी बात, गलत पोस्चर के अंदर या अधिक तकिया लगाने से या गर्दन झुकाकर काम करने से जो मसल्स हैं जी, वो दूसरी मसल्स को अफेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से चक्कर आना, सप्लाई न होना, हाथ सुन्न होना, इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है। अब इसके अंदर दो चीज़ें हैं, अगर डीजेनरेटिव है, डीजेनरेशन हो गया है, तो उसको ट्रेस एलिमेंट्स, कैल्शियम, इन चीज़ों के द्वारा प्लस एक्सरसाइज, जी, इन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के अंदर या लुम्बर स्पॉन्डिलोसिस के अंदर आपको फिजियोथेरेपी के साथ ट्रेस एलिमेंट आयुर्वेद के खाना पड़ेंगे, तब ही जाके जो है वो उसमें आराम आता है। वातशामक औषधियाँ आयुर्वेद के अंदर एक से एक है। पेन किलर दवाई खाना उसका कोई विकल्प नहीं है। जी, जब तक आप ट्रेस एलिमेंट गोल्ड मिश्रित औषधियों का इस्तेमाल या कैल्शियम युक्त औषधियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जी, तब तक वो कोई ठीक नहीं होगा। और बहुत सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है इसका। वात व्याधि का तो आयुर्वेद में भयंकर सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है। बनबत आयुर्वेदिक डॉक्टर लिखे आयुर्वेदिक दवाई, आयुर्वेदिक दवाई उसके अंदर एलोपैथिक पीसना। इसी तरह से जैसे हम कमर दर्द की भी बात आपसे करना चाहेंगे, जैसे हमने आपसे सर्वाइकल की करी इस तरह, लेकिन हम कमर दर्द की प्रॉब्लम भी आजकल आम तौर से महिलाओं को कुछ ज़्यादा देखने में मिल रही है कि कमर में पेन हो रहा है और कमर में आजकल लोग बेल्ट लगा के काफ़ी चल रहे हैं और जेंट्स भी इसमें काफ़ी लोगों को देखते हैं कि जर्क आ गया है, कमर में हमारे दर्द हो गया है या कोई नस हमारी वो L4 L5 दब जाती है। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है और इसके लिए हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप इसे किस तरह। देखिए, लुम्बर स्पॉन्डिलोसिस या स्लिप डिस्क, इसको स्लिप डिस्क बोलते हैं। डिस्क जब अपनी जगह से सरक जाती है तो वो रूट को नसों को दबा देती है और जिस पर्टिकुलर नस को वो दबाएगी उसी पर्टिकुलर से संबंधित होने वाले पार्ट को वो इफेक्ट करेगी। जब वहाँ इफेक्ट करेगी तो सप्लाई की जब कमी होगी तो उसके अंदर सुनपन आने लगेगा, दर्द रहने लगेगा, चींटियाँ सिरने लगेंगी जी, तो उसके लिए बेल्ट जो एक सपोर्टी का काम करता है। और फिर वही सर्वाइकल वाला ही ट्रीटमेंट जब तक आप उसके अंदर लोगे, वो भी डीजेनरेटिव डिसीज है। जी, कई बार महिलाओं के अंदर देखिए, जैसे कि प्रेगनेंसी के अंदर जब पेट थोड़ा आगे आ जाता है तो वेट बियरिंग वर्टिब्रास के ऊपर प्रेशर ज्यादा आता है, जी, तब उसको दर्द होता है। वो स्पॉन्डिलाइटिस नहीं है, जी, वो नहीं है, वो तो जैसे आफ्टर डिलीवरी इट विल क्योर। लेकिन जो डिजनरेशन की वजह से या गलत पोस्चर की वजह से जो हो गया है, जी, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए तो यू हैव टू टेक द ट्रीटमेंट। सर इसी तरह हम आजकल देख रहे हैं कि एक यंग जनरेशन के साथ एक बहुत बड़ी समस्या देखने में मिल रही है कि उनको उनके इश्यूज़ नहीं हो पाते हैं और कहीं ना कहीं जब वो जाते हैं तो मालूम पड़ता है कि उनके अंदर कहीं कहीं शुक्राणु की कमी हो रही है। तो ये शुक्राणु की कमियों का क्या कारण है और आयुर्वेद में किस तरह इनका इलाज किया जाए जिससे कि आज की जो यंग पीढ़ी है, जो युवा हैं, उनके इश्यूज़ भी हो सकें और वो इन शुक्राणु की कमी से दूर कर सकें। देखिए, शुक्राणुओं की कमी के लिए गलत व्यसन, जरूरत से ज़्यादा व्यसन जो कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं 50-50 किलोमीटर, सपोर्टर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, लंगोट का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो दो तरह की बीमारियां आई है। ओलिगोस्पर्मिया मतलब वो जिसके अंदर कमी होती है कीटाणुओं की, और एक एजिस्पर्मिया मतलब ऊपर से ही करंट नहीं है, स्पर्म काउंट इज निल। तो स्पर्म काउंट जहाँ निल है वहाँ तो कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है किसी भी व्यक्ति में,
बिकॉज व्हेन देयर इज नो पावर फ्रॉम द गॉड। लेकिन ओलिगोस्पर्मिया के अंदर जब स्पर्म काउंट कम रहते हैं तो उसके अंदर सफल इलाज आयुर्वेद में है। सबसे बेस्ट दवाई उसमें मानते हैं हम कोंच। कोंच के बीज अथवा कोंच पाक या कोंच से मिश्रित कॉम्बिनेशन, शतावरी, जायपत्री, मुलेठी, समुद्र पत्र जी, अश्वगंधा, कोंच, ये सब दवाइयों से मिश्रण वाली जो औषधियों को, सिद्ध मकरध्वज, तो हम लोग इनको देते हैं, जिसको देने के बाद में 45 दिन में शुक्राणु वृद्धि होना शुरू होती है, तो वो उसका एक ट्रीटमेंट, सफल ट्रीटमेंट हो जाता है। इसी तरह सर हम एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि आजकल हम अधिकतर देखते हैं, ये हर एक युवा या अपन बुजुर्ग या बच्चे किसी की भी बात करें तो हम देखते हैं कि उनको गैस्ट्राइटिस की बहुत अधिक प्रॉब्लम शुरू में सुनने को मिल रही है लोगों में, और कम से कम वो उसको बाद में वो हाइपर एसिडिटी में बदल जाती है। तो क्या कारण है कि जो ये हाइपर एसिडिटी में जो तब्दील हो रही है, आज की जो गैस बच्चों को हो रही है, बड़ों को हो रही है, बुजुर्ग को हो रही है, और जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान रहते हैं, तो आयुर्वेद के माध्यम से हम हाइपर एसिडिटी को किस तरह हम दूर कर सकते हैं? देखिए, हाइपर एसिडिटी यानी इसका मतलब यह है कि एसिड की मात्रा पेट के अंदर ज़्यादा होना। अब वो ज़्यादा क्यों हो रही है? वेगस नर्व जो ब्रेन में होती है, वो जो है एसिड कंट्रोल किया करती है। अगर आदमी को जो है बहुत ज़्यादा टेंशन है, अनियमित आहार विहार है, फालतू में दिन भर कुछ खा नहीं रहा, उपवास कर रहा है, स्पाइसी ऑयली फूड खा रहा है, ड्रिंक्स कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, तो दीज आर दी कॉजेज फॉर दी हाइपर एसिडिटी। अब हाइपर एसिडिटी को दूर करने के लिए आपको सर्वप्रथम जो है 4 घंटे से ज़्यादा खाली पेट नहीं रहना है जी, तम्बाकू, दारू, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है, रात्रि में जागरण नहीं करना है, जिससे कि एसिड ज़्यादा ना बढ़े। एसिड ज़्यादा बढ़ेगा तो कॉन्स्टिपेशन होगा जी, तो उसके लिए तो आपको जो आयुर्वेद में बताया गया है कि शाम को, रात को 10 बजे तक आप सो जाइए, सवेरे 5 बजे जल्दी उठिए। जी, वो नेहरू जी बोलते थे अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, Right. तो उसका कहने का मतलब यह है कि टाइम से नियमित आहार विहार रखो ही उसका सर्वोत्तम इलाज है। इलाज तो सभी विधियों में है, कोई आपको पेंटापेनाजोल खिला देगा तो कोई आपको अविवेतिकर चूर्ण खिला देगा, तो परंतु जब तक वो आपका नियमित आहार विहार नहीं होगा, उदर रोग, एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस जो भी आप कह रहे हैं, वो समाप्त नहीं होगा। उसको समाप्त करने के लिए आपको व्यक्ति को नियमित आहार और विहार करना ही होगा। ठंडा चीज खाए, गर्म खाना नहीं खाए, आइसक्रीम का इस्तेमाल करें जी, और आंवला खा सकता है परंतु नींबू ना खाए। नींबू, साइट्रिक एसिड की मात्रा नींबू में ज़्यादा है, जी, जो नींबू खाएगा उसको गैस्ट्राइटिस की शिकायत ज़्यादा होगी। इसी तरह सर हम देखते हैं कि आजकल की जो महिलाएं और जो यंग लड़कियां हैं जिनको मासिक धर्म शुरू होता है, तो उनकी अनियमितता की काफ़ी देखने को मिलती है। वो काफ़ी उनकी पीरियड जो होते हैं वो कभी जल्दी आ जाते हैं, कभी लेट हो जाते हैं, कभी उनको काफ़ी लंबा समय तक पेन से और उसके कष्ट से झेलना पड़ता है। तो ये जो अनियमितता जो आज के युग में जो बच्चों में आ रही है या यंग पीढ़ी में आ रही है, उसके लिए हम आयुर्वेद के माध्यम से किस तरह उनको कर सकते हैं? क्योंकि हमारा चैनल हर गांव-गांव में, हर छोटे-छोटे कस्बों में जाता है और वहाँ पे जो महिलाएं होती हैं उनको वहाँ तक सोच आप पहुँचाना चाहते हैं कि उनको किस तरह वो अपना इलाज कर सकते हैं। देखिए, ईस्ट्रोजन हार्मोन्स की डिफिशिएंसी नहीं होना चाहिए। आयुर्वेद के अंदर ईस्ट्रोजन हार्मोन्स के लिए सोजने की फली, सोयाबीन की बड़ी, ये 2 चीज़ें बताई हुई हैं। अगर व्यक्ति इन दोनों का, देखिए आप साउथ में कहीं भी चले जाइए, आपको अगर वो सांभर भी मिलेगा तो उसके अंदर सोजने की फली जरूर मिलेगी, जिसको मुनगा बोलते हैं वो लोग, मुनगा बोलते है ना। तो क्या है कि वो लोग जानते हैं कि इसको खाना ही है। अगर लेडी, आजकल की लड़कियां बहुत ही वो बर्गर पिज्जे के अलावा कुछ खाना पसंद करती नहीं है, लेकिन अगर कोई भी इस तरह की जो बताई हुई चीज़ है, प्रोटीन खाए, आयरन खाए, इसके बाद में सोजने की फली खाए, तो क्या डिफिशिएंसी नहीं होगी, और डिफिशिएंसी नहीं होगी तो पीरियड में प्रॉब्लम नहीं होगी। इन सारी चीज़ों को करने के लिए अशोका रेस्ट, एम्प्टोटोन जैसी औषधियाँ आयुर्वेद में उपलब्ध हैं, जो कि साइकिल को रेगुलराइज कर देती हैं, जिससे ये अनियमित मासिक धर्म की समस्या समाप्त हो जाती है। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि आज का युग काफ़ी भाग दौड़ वाला युग है और हर को अपने इस कंपटीशन के युग में आगे बढ़ने की होड़ लगी हुई है और सभी चाहते हैं कि अपने जीवन को हम उज्जवल और अच्छा बना सकें। इसके लिए उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, जिस मेहनत में हमने देखते हैं कि लोगों के सिर दर्द
यानी पेन, उनको मतलब सिर दर्द की प्रॉब्लम या माइग्रेन के दर्द जो थोड़ा दिनों बाद वो माइग्रेन में भी बदल जाता है, तो ये प्रॉब्लम बहुत देखने को मिल रही है और यंग जनरेशन में बहुत ज़्यादा मिल रही है कि आए दिन वो बोलते हैं मदर फादर से कि हमारे पापा सिर में दर्द हो रहा है, मम्मी हमारे सिर में दर्द हो रहा है। तो उसको हम कैसे दूर करें और उसके लिए क्या बच्चे रियायत करें जिससे कि वो इससे बच सकें? देखिए, सिर दर्द के बहुत सारे कारण हैं। खाली पेट रहोगे, ग्लूकोज की डिफिशियंसी हो जाएगी। आँख सर्वाइकल की वजह से भी सिर दर्द होता है। तीसरी बात, आंखों के अंदर डिफिशियंसी हो तो चश्मे की जांच कराइए आप। अगर आपने सुना होगा कि किसी के भी दादा परदादा जलेबी खिलाते थे खाली पेट, किसी के पेड़े खिलाते थे, तो वो ग्लूकोज डिफिशियंसी से जो सिर में दर्द होता था उसके लिए होता था। परंतु बाकी अगर आप आयुर्वेद की अगर आप बात करते हैं तो आयुर्वेद वालों ने इसको शिरोरोग के तहत लिया हुआ है। इस चिकित्सा को शिरोरोग 11 प्रकार के बताए हुए हैं जी। वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोषज, रक्तज, क्षयज, कृमिज, सूर्यावर्त, अर्धावभेदक और अनंतवात। और एक लास्ट वाला बताया है उन्होंने शंख शिरोरोग। शंख शिरोरोग के अंदर टेम्पोरियल रीजन के अंदर पेन रहता है और सूर्यावर्त और ये जब दोनों मिल जाते हैं तो उसको अपन माइग्रेन कहते हैं कि सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक सर में दर्द बना रहता है, जैसे रात हो जाती है तो उसका दर्द में आराम आ जाता है। इसकी आयुर्वेद में सफल चिकित्सा है। षडबिंदु तेल नाक में डालने के लिए और पथ्यादि काढ़ा पीने के लिए इस तरह की दवाइयों का उपयोग किया जाता है और ग्लूकोज लेवल का विशेष ध्यान रखा जाता है। अंत में सर आप हमारे दर्शकों को अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहेंगे एक आयुर्वेदिक डॉक्टर होने के नाते? दर्शकगण, हमारे जो अष्टांग हृदय में और स्वस्थ रक्त के अंदर जो बताया हुआ है कि सुबह जल्दी उठे, ब्राह्मी मुहूर्त पे उठे, एक्सरसाइज करें, नियमित खान पान करें, जल्दी सोएं, फालतू की टेंशन ना करें, नशे ना करें, इस तरह का जो बताया हुआ जो स्वस्थ व्रत के तहत आयुर्वेद में जो आचरण बताया हुआ है उसको फॉलो करें तो स्वस्थ रह सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। डॉक्टर प्रदीप जी, आपने अपना अमूल्य समय निकाल के हमारे स्टूडियो आए और दर्शकों को इतनी अच्छी आयुर्वेद की जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर प्रदीप घोड़के जो कि आयुर्वेदाचार्य थे, जिन्होंने बताया कि समाज में आयुर्वेद का वो महत्व होता है कि जब हम सुबह उठते हैं और जब सोते हैं तो पूरे दिन हम आयुर्वेद के माध्यम से ही अपनी पूरी दिनचर्या चलाते हैं और आयुर्वेद के माध्यम से अगर हम चलेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, हम खुशहाल रहेंगे और हमारा जीवन भी उज्जवल रहेगा। हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शक आयुर्वेद का महत्व को समझेंगे और आयुर्वेद के बारे में सोचेंगे और उसका ज़्यादा से ज़्यादा पालन करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं अमित श्रीवास्तव आपसे विदा लेता हूं। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।